Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis for 16th and 17th of December 2025. 16 और 17 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैंने पिछले हालांकि 6 दिन से वीडियो नहीं बनाया है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। दोबारा शुरू करते हैं और जो पीछे का बचा बैकलॉग है वो मैं कवर कर दूंगा कल का। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल बहुत अच्छे बिल्स आए हुए थे, दो तीन, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, आपको इंडिया लिंक्ड टू सिडनी बीच अटैक। अब आप सबको पता होगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ अभी सिडनी बीच में, जो ऑस्ट्रेलिया में है। एंड वहां पे बॉन्डी बीच, नाम याद रखेगा, द नेम ऑफ द बीच इज बॉन्डी बीच। सो लेट मी राइट इट डाउन, एक बार मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ। तो द नेम इज बॉन्डी, BONDI, द बॉन्डी बीच इज देयर। एंड ऑस्ट्रेलिया में वहां पे बाप बेटे की एक मतलब ग्रुप था जिसने अटैक किया, मतलब जूइश लोगों के ऊपर। एंड दे स्टार्टेड फायरिंग एंड ऑल। एंटीसेमाइटिज्म का एक इवेंट ये भी आप कह सकते हैं, इट्स एंटीसेमाइटिज्म, क्योंकि जब भी ज्यूज के अगेंस्ट कोई अटैक होता है तो उसको हम जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं एंटीसेमाइटिज्म। तो याद रखेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज जो अपन को इस न्यूज से देखना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है आपका द मैप। मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार लेट्स ओपन द मैप ऑल्सो। आपको स्क्रीन में मैप दिख रहा होगा, हैव ओपन द मैप। लेट मी मेक इट बिगर। दिख रहा होगा आपको, ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। अगर आप देखें तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें तो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, नदर्न टेरिटरी हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्वींसलैंड हो गया, एंड न्यू साउथ वेल्स हो गया। दीज आर द पार्ट्स विच आर देयर, एंड वन इज यहाँ पे नीचे विक्टोरिया भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो भी बड़ी सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो अलग अलग जगहों पे, जैसे एक है आपका जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर्थ लोकेटेड है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा पर्थ। नदर्न पार्ट पे आपका डार्विन लोकेटेड है, डार्विन इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन आपका जब ईस्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्वींसलैंड इंपॉर्टेंट है, न्यू साउथ वेल्स में सिडनी इंपॉर्टेंट है, क्वींसलैंड वाले में ब्रिस्बेन इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पे सिडनी हो गया और कैनबरा हो गया। जो सिडनी वाली बात है वो यहाँ पर है। देन विक्टोरिया में आपका मेलबर्न हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट सिटीज बता दूं आपको। एक तो यहाँ पे देयर इज पर्थ इन द वेस्टर्न साइड, डार्विन इन द नदर्न साइड। देन यहाँ पे ब्रिस्बेन जो क्वींसलैंड में है, सिडनी आपका न्यू साउथ वेल्स में है, कैनबरा आपका न्यू साउथ वेल्स में है, एंड देन मेलबर्न इज इन विक्टोरिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सिटीज होगी जो आपको याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑल्सो पासिस थ्रू दिस, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज पासिंग थ्रू दिस। तो आप दिख रहा होगा ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ पे, दिस पार्ट इज ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि क्वींसलैंड वाले पार्ट में नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है, याद रखिएगा। क्वींसलैंड वाला पोर्शन जो है वहां पे ग्रेट बैरियर रीफ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। देन देयर इज अ बास स्ट्रेट, BASS, बास स्ट्रेट है जो कि तस्मानिया से इसको सेपरेट करता है। तस्मानिया में आपको होबार्ट मिल जाएगा, तस्मानिया इज हैविंग होबार्ट देयर, एंड बास स्ट्रेट उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड, ठीक है। तो ये तो आपका जो है पॉलिटिकल मैप हो गया इंपॉर्टेंट। एक ऐसे ही फिजिकल मैप भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें फिजिकल मैप में, तो सेम वही मैप है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा आपको। देन यहाँ पे नदर्न टेरिटरी दिख रही होगी, क्वींसलैंड दिख रहा होगा, न्यू साउथ वेल्स दिख रहा होगा, ये सारी चीजें। इसके साथ कुछ आपको जैसे किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले प्लेट्यू एक इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तानामी डेजर्ट, तानामी डेजर्ट इज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मैकडोनल रेंजेस, मैकडोनल रेंजेस इज देयर, याद रखिएगा। देन यहाँ पे सिम्सन डेजर्ट इज देयर। देन ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। ये सारी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो लेट मी ओपन दिस डाउन, इफ आई कैन ओपन इट अगेन, और ज्यादा अगर मैं ओपन कर सकता हूँ तो यस आई कैन ओपन, एंड थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी भी आ गई इसमें, ठीक है। तो लेट सी अगेन। यहाँ पे आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आपको गिब्सन डेजर्ट दिख रहा होगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट दिख रहा होगा। नदर्न टेरिटरी में आपको मैकडोनल रेंजेस दिख रही होंगी। यहाँ पे सिम्सन डेजर्ट दिख रहा होगा, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन दिख रहा होगा, किम्बरले प्लेट्यू दिख रहा होगा, ठीक है ना। रिवर्स में बात करें तो यहाँ पे आपको डार्लिंग रिवर दिख रही होगी, देयर इज अ डार्लिंग रिवर देयर फेमस। एंड यहाँ पे मरे एंड डार्लिंग, तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, मरे, मरे एंड डार्लिंग। एंड अगर आप देखें कौन से वाले पार्ट में है, तो दे आर इन द न्यू साउथ वेल्स वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। बास स्ट्रेट मैंने दिखाया ही है, यहाँ पे तस्मानिया के बगल में तस्मान सी है। देन यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देयर इज अ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज,
एंड इधर साइड आपका द ग्रेट बैरियर रीफ इज देयर, यहाँ तक दिस इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऊपर आपको गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया मिल जाएगी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया इज देयर, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द मैप पोर्शन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा। सेंटर इंट्रोड्यूसेस बिल टू रिप्लेस मनरेगा अमिड लाउड अपोजिशन प्रोटेस्ट। अब इसके लिए हम जाएंगे कल के न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की खबर थी, देखो, विद न्यू बिल डिमांड लेड जॉब स्कीम सेट टू टर्न सप्लाई ड्रिवन, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे आर सेट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम, जिसका नाम देख लो आप क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत यानी कि वीबी, GRAM, GRAM ने ग्राम, वीबी ग्राम, ठीक है। तो वीबी इज फॉर विकसित भारत, ग्राम इज फॉर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। एंड ये बिल जो है रिप्लेस करेगा मनरेगा, जो कि कब आया था, 2005 में आया था, मनरेगा 2005 में आया था, ठीक है ना। एंड द मूव विल शिफ्ट फ्रॉम अ डिमांड ड्रिवन सप्लाई फ्रेमवर्क, जैसे इसमें है तो आप डिमांड करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अब नाउ द फ्रेमवर्क हैज बीन शिफ्टेड टू सप्लाई ड्रिवन स्कीम, सप्लाई ड्रिवन में इसको चेंज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अंडर द न्यू सिस्टम allocations will be capped at a fixed budget determined by the union government based on parameters and not yet specified। तो अब नए सिस्टम के हिसाब से क्या होगा, एलोकेशन जो होगा इस स्कीम के लिए और स्पेसिफिक एरियाज के लिए वो कैप्ड रहेगा, मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट फिक्स रहेगी। एंड वो डिटरमाइन कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा, किस बेसिस पे डिटरमाइन करेगा वो अभी सेट नहीं है। एंड एम्प्लॉयमेंट विल ओनली बी प्रोवाइडेड इन रूरल एरियाज नोटिफाइड बाय द सेंटर। तो सेंटर जो एरियाज नोटिफाई करेगा केवल उन्हीं एरियाज में होगा ये, सेंटर विल नोटिफाई द एरियाज एंड उन्हीं एरियाज में ये स्कीम लागू रहेगी। एंड वीबी ग्राम आप बोल सकते हैं, विकसित भारत, याद रखें, ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन। एंड इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गारंटीड वर्क डेज फ्रॉम 100 टू 125। तो पहले अगर आपको मनरेगा याद हो तो 100 दिन का रोजगार देते थे, अब यहाँ पे 125 दिनों का रोजगार दिएंगे। एंड एक और चीज इसमें बढ़ रही है, जो अभी स्टेट की फाइनेंशियल बर्डन थी वो केवल 10% हुआ करती थी मनरेगा के अंदर, लेकिन नाउ दिस 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 बर्डन विल बी 40%, है ना। तो अब ये बर्डन बढ़ के 40% स्टेट्स पर आ जाएगा, तो ये भी एक इशू है जो कि स्टेट्स को फेस करना पड़ेगा। और अगर आप देखें, फंड शेयर मनरेगा का लिखा है 10% स्टेट था, 90% सेंटर था, लेकिन अगर वीबीजी ग्राम की बात करें तो 40% स्टेट, सेंटर का 60%। तो दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है ना कि स्टेट ने, बेचारों ने अपना पूरा रेवेन्यू भी छोड़ दिया, जीएसटी के अंदर उनके बहुत सारे टैक्सेस चले गए, उसके बाद पैसा भी उनको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है जो फाइनेंस कमीशन उनको अलॉट कर रही है। तो ऐसे में फिर वो करेंगे क्या, उनका फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है स्टेट्स का। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच आर जेन्युइन एंड जो कि है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा भी एक बिल और है जो हमको डिस्कस करना है, तो चलो कल के पेपर से मैं वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखो लिखा है, बिल टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक रन न्यूक्लियर प्लांट्स। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर प्लांट्स में एंट्री मिल जाएगी, ऐसा एक बिल के थ्रू पॉसिबल होगा। बिल कौन सा है, शांति बिल, नाम याद रखेगा, शांति बिल। अगर आपसे कोई पूछे, मैंने अभी इसलिए बता दिया क्योंकि हमने पेपर खोला हुआ है 16 तारीख का। तो शांति बिल विच एम्स टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बोथ इंडियन एंड फॉरेन इन न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। तो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए, चाहे वो इंडियन साइड के हो चाहे फॉरेन साइड के, उनको इंक्लूड करना है इन द न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। उसके लिए ये सेंटर ने बिल इंट्रोड्यूस किया, शांति बिल। what it will do, it will replace the existing laws। इंडियन एग्जिस्टिंग जो एटॉमिक लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट है। देन सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अब जो बिल आया है उसका नाम है शांति बिल 2025। शांति बिल का मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे एक और न्यूज आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे लाइबिलिटी की बात की तो मैं बता दूं, लाइबिलिटीज में कैप कर दी गई है। सबसे बड़ा जो इशू होता है फॉरेन पार्टीज क्यों नहीं आती इंडिया में, उनका है कि भैया लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपने 100% जो मतलब ऑपरेटर है या ओनर है उसकी लाइबिलिटी लगा दी है। तो वो चीज हमने हटा दी है, यहाँ पे अब लिमिट कैप कर दी है 3000 करोड़ पे। तो आगे मैं आपको और बहुत
बहुत सारे फीचर बताऊंगा, बट अभी इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो अबाउट दिस शांति बिल एंड ऑल, की शांति बिल नाम की कोई चीज आई थी। मनरेगा का बाकी आपको पता ही है कि जो मनरेगा में एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऐड कर लीजिएगा कि जो जॉब मिलता था वो किस नेचर का था, तो जॉब वाज ऑफ अनस्किल्ड नेचर। लेट मी इसकी थिकनेस थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, पता नहीं कैसे बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी शायद, यस, ओके। हाँ, तो मनरेगा में जॉब मिलता था वो अनस्किल्ड मिलता था, द जॉब वाज अनस्किल्ड, याद रखिएगा फर्स्ट थिंग। एंड केवल केवल रूरल रूरल यूथ को मिलता था, रूरल यूथ वर गेटिंग द जॉब, एंड दैट वाज आल्सो द अनस्किल्ड लेबर, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो जैसे कि आप बढ़ सकते हैं मेरे साथ ही न्यूज़पेपर में, यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो हमको डिस्कस करनी है, तो आप हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, नाउ देयर आर टू न्यूज आर्टिकल्स हेयर। एक तो न्यूज है इसरो रिलीजेस रिस्पॉन्ड बास्केट। अब ये रिस्पॉन्ड बास्केट अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है भैया, किस बला का नाम है, तो याद रखिएगा इसरो ने इसको अभी रिलीज किया है। रिस्पॉन्ड बास्केट का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्ड बास्केट मतलब कि इसरो ने क्या किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं इसरो के द्वारा, ठीक है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय इसरो, उन सारे रिसर्च प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्या किया, एक रिस्पॉन्ड बास्केट बना दिया है और पब्लिक डोमेन में उसको पुट अप कर दिया है, ठीक है ना। तो देखो लिखा भी है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे द इसरो has issued a response basket comprising research problems statements aligned with ISRO's current and future missions requirement। तो इसरो का जो करंट या फ्यूचर मिशंस है उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उनका पूरा एक रिस्पॉन्ड बास्केट उन्होंने बना करके एफएक्यूज टाइप में समझ लो रिलीज कर दिया है, ठीक है ना। तो इसरो के जो चेयरपर्सन है वी नारायणन, द नेम ऑफ द इसरो चेयरपर्सन इज वी नारायणन, उन्होंने ये रिस्पॉन्ड बास्केट जो है वो रिलीज किया है, एंड इट वाज इसरो एकेडमिया डे, जिसके पार्ट के अंदर इन्होंने ये किया है, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसमें क्या करते हैं, आप प्रपोजल दे सकते हैं, प्रीमियम यूनिवर्सिटीज जो है, आर&डी के जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो अपने प्रपोजल्स भी दे सकते हैं, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं अपकमिंग मिशंस के लिए उनके रिस्पॉन्ड बास्केट के बेसिस पे। तो आप ये याद रखेगा। देन एक और न्यूज थी जो कि स्टडी अफर्म्स केरला रिच बटरफ्लाई डाइवर्सिटी इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। तो केरला की जो रिच बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है वेस्टर्न घाट्स की, उसको रिअफर्म किया गया है कि स्टडी के थ्रू अभी, तो वो हम देख लेते हैं। न्यूज देखो क्या है कि केरला होस्ट द हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स, ठीक है ना, अलोन द वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट तो छोड़ो, पूरे भारत में सबसे अधिक अगर बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है कहीं पे तो केरला में है, याद रखेगा। 328 स्पीशीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें 41 स्पीशीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। इस न्यूज में मैंने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स और उनकी स्टेट बटरफ्लाईज के बारे में लिख दिया है। क्या क्यों लिख दिया? क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी ने ब्लू मॉर्मोन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। जैसे यस, हाँ, महाराष्ट्र की जो स्टेट बटरफ्लाई है वो है ब्लू मॉर्मोन, द ब्लू मॉर्मोन इज द बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र। कर्नाटका की है सदर्न बर्ड विंग, सदर्न बर्ड विंग इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ कर्नाटका। केरला की है मालाबार बैंडेड पीकॉक, मालाबार बैंडेड पीकॉक इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ केरला। अरुणाचल प्रदेश की है कैजर है हिंद। गोवा की है मालाबार ट्री निम्फ। तमिलनाडु की है तमिल योमान। एंड उत्तराखंड की है कॉमन पिकॉक। सिक्किम का है ब्लू ड्यूक, याद रखिएगा। दीज आर द स्टेट बटरफ्लाईज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। नाम मैंने बता दिया है, दोबारा देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक और नाम स्पीशीज का लिखा है, पेरिस पीकॉक स्वेलो टेल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये सब भी पूछ सकते हैं कि ब्लू मॉर्मोन, पेरिस पीकॉक, स्वेलो टेल, ये सब किस चीज की स्पीशीज हैं? ये आपके बटरफ्लाई स्पीशीज है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें 6 फैमिलीज भी मेंशन्ड है बटरफ्लाई की, जिसमें निम्फैलिडे, लाइसैनिडे, हेस्पेरिडे, है ना, इसके अलावा पेपिलियोनिडे,
पियरिडे एंड रियोडिनिडे। तो दीज आर द 6 फैमिली जो कि बटरफ्लाई फैमिलीज हैं। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट है। पीएम ऑनर्ड विद इथियोपियाज हाईएस्ट अवार्ड। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे हाईएस्ट जो इथियोपिया का अवार्ड है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी चीज आप याद रखते हैं। एंड इंडिया और इथियोपिया के रिलेशन के बारे में जरूर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि बहुत लंबी पार्टनरशिप होगी है और सारी चीजें, तो वो हम देखते हैं क्या होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी। यहाँ पे नेशनल हेराल्ड केस में एक अच्छी बात है कि जो कांग्रेस के दो बड़े नाम आ रहे थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो उनको अभी क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो ईडी के ऊपर जो ईडी का जो केस था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल के अंतर्गत, वो हाई कोर्ट ने बोला है कि वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन एफआईआर। और ये चीज पीएमएलए के अंदर खास तौर पे है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कॉन्सिक्वेंट जो रूलिंग होगी, ये देखो लिखा भी है, एन इन्वेस्टिगेशन, लिखो लिखा है ना, एन इन्वेस्टिगेशन एंड कॉन्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट pertaining to the offense of money laundering defined under section 3 and punishable under section 4 of PMLA is not maintainable in the absence of an FIR। अगर FIR नहीं है तो ये फिर केस मेंटेनेबल नहीं रहता है। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली द सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, एंड ये पूरा प्रोसेस है। एंड चूंकि एफआईआर इस केस में नहीं थी ईडी के पास, केवल कंप्लेंट थी जो कि सुब्रमण्यम स्वामी की थी, तो उस बेसिस पे उन्होंने बोला ये मेंटेनेबल नहीं है केस। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। इंडिया मालदीव्स की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एकूवरिन। नाम याद रखेगा, लिख लीजिएगा, एकूवरिन। इट्स द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। आप इसको याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात चल रही है, तो इंडियन आर्मी के पास फाइनल बैच जो है AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स का, देखो लिखा है ना, ये नाम याद रखना है, AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ये कहाँ से आए हैं? तो ये आए हैं आपके अमेरिका से। तो वी हैव डन दिस साइनिंग्स फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से ये आ रहे हैं, तो ये भी याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पर एक राष्ट्रपति भवन डिस्प्लेज द पोर्ट्रेट्स ऑफ 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज। अब आपके लिए बहुत छोटा सा सवाल है, सवाल नहीं है, आपके लिए एक टास्क है जो आप करेंगे। आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल 21, राइट 21 नेम्स ऑफ परम चक्र अवॉर्डीज। भारत के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा कि 21 लोगों के नाम आपको रट लेने हैं, है ना। उसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम बत्रा, सोमनाथ शर्मा जी, बहुत सारे नाम है जो आपको याद रखने चाहिए। और आई होप यू विल बी एबल टू राइट देम डाउन। करंट कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। कमेंट सेक्शन में करना ये चीज, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स अ हिडन टॉक्सिन वर्जनिंग द एयर इन आवर सिटीज। अब ये जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में। अब क्या है माइक्रोप्लास्टिक्स, तो हमको पता है जो माइक्रोन लेंथ के रहते हैं, प्लास्टिक होते हैं, बहुत छोटे, बिल्कुल फाइनर प्लास्टिक्स जो बिल्कुल नेकेड आई से भी नहीं दिखते हैं। बट कई बार अभी हम, अब जो खाने में था, क्रीम लगा रहे थे तो कह रहे थे क्रीम में माइक्रोप्लास्टिक है। अब एक नया इशू आया है इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स का, जो आप इनहेल कर लेते हो, टॉक्सिक जो कोपोल्यूटेंट है एयर के साथ, उसमें आप इनहेल कर लेते हो। तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज तो लंग्स की जो बीमारियां हैं, ऑब्वियस सी बात है वो होगी। और दिल्ली में ये सारी चीजें फैली हुई है, ठीक है ना, दिल्ली में सब है, दिल्ली में अब सारी गंदगी है, आप कह सकते हैं एक तरीके से। एंड यहाँ पर बात चल रही है PM2.5 PM10 की, तो वो भी बहुत अलार्मिंग कंडीशन में है। पॉल्यूशन तो बहुत अलार्मिंग कंडीशन पे है ही, है ना। और अभी कल मेसी की फोटो आ रही थी, बोल रहे थे वो रो रहे हैं दिल्ली में, बट वो रो नहीं रहे थे एक्चुअली, वो पोल्यूशन के कारण उनकी आंख जल रही थी। सो दैट वाज द इशू जो कि था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पर बात चल रही है माइक्रोप्लास्टिक, इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक की। तो ये कहते हैं कि एक तो लंग्स को जो बीमारी होती है, इसके साथ ट्रोजन हॉर्सेस भी इंटर कर जाते हैं बॉडी में। ट्रोजन हॉर्सेस में क्या क्या है, जैसे कि कुछ आपके हैवियर मेटल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कैडमियम और लेड, कैडमियम एंड लेड, दैट दीज आर द हैवियर मेटल, जो कि तरीके से ई वेस्ट भी हैं, है ना, और वो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल्स बहुत सारे इशू हो सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, प्लस फंजाई जैसे कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, देखो लिखा है ना, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जीन्स में।
तो वो भी इंटर कर सकता है बिकॉज ऑफ दीज इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स। तो ये इश्यूज यहाँ पे इस न्यूज आर्टिकल में थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं स्टेपिंग स्टोन। अब ये जो आर्टिकल है ये किस चीज के बारे में है? तो स्टेपिंग स्टोन इज एक्चुअली जो अभी हमने न्यूक्लियर पावर में शांति बिल लाया है ना, उसी के ऊपर है ये, ठीक है ना। उस चीज के ऊपर है ये। तो अब शांति बिल के आने से पहले जो स्टेटस था इंडिया का वो क्या था कि 3% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो न्यूक्लियर पावर है। 3% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज न्यूक्लियर पावर। इंडिया ने टारगेट सेट किया है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। हमने टारगेट ये सेट किया कि 2047 तक 100 गीगावाट हम डेवलप करेंगे न्यूक्लियर पावर के थ्रू, ठीक है ना। तो पहला तो न्यूक्लियर पावर के बारे में आप जानते हैं कि बहुत ही क्लीनर फॉर्म ऑफ ये एनर्जी है, और क्लीनर भी है प्लस बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट भी है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा हमने टारगेट सेट कर दिया है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी सेटअप करेंगे 2047 तक, प्लस हम 5 स्मॉल इन मॉड्यूलर रिएक्टर, इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 2033 तक 2033 तक सेटअप करेंगे। तो ऐसे में शांति बिल जो है इट कैन लीगली बिल्ड एंड ऑपरेट, अलाउ करेगा, लीगली अलाउड करेगा सिविल या आपकी प्राइवेट पार्टीज को कि वो लीगली बना सकें और ऑपरेट कर सकें सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन इंडिया। सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ना, ये वेपनरी फैसिलिटीज नहीं है, सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, आप याद रखिएगा। तो याद, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो यहाँ पे सेंटर ने किसको अलाउ कर दिया है न्यूक्लियर एनर्जी में? तो याद रखिएगा द सेंटर हैज अलाउड, गिवन, एक तरीके से परमिट दे दिया है टू द जॉइंट वेंचर्स या एनी अदर कंट्री कंपनी, मतलब इंडियन हो, फॉरेन हो, प्राइवेट हो, एंड that will help in getting this target of 100 gigawatt done। प्लस जो हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बनाने की बात की है 2033 तक 5, वो भी इंडिजिनसली, तो वो उन सब चीजों में ये मदद करने वाला है बिल, है ना। इसके अलावा जो हमारी एनर्जी सेफ्टी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, उसमें भी काफी ज्यादा हम आगे कर सकेंगे। इंडिजिनस डेवलपमेंट तो है ही, एंड एक तरीके से अच्छी चीज है। हाउएवर कुछ जो चीजें हैं जो ऑथर ने बोला क्लियर नहीं है। पहली चीज की जो मैक्सिमम ऑपरेटर लाइबिलिटी रखी गई है न्यूक्लियर इंसिडेंट के केस में, वो 3000 करोड़ की रखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। जो मैक्सिमम ऑपरेटर लाइबिलिटी है वो 3000 करोड़ की है, और सेंटर ने कहा है कि बाकी जो न्यूक्लियर डैमेज होगा जो ऑपरेटर के कैप यानी 3000 करोड़ के ऊपर का होगा, तो उसके लिए फुल लाइबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। तो ऑथर ने वही कहा कि इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि कितना तक जा सकता है, प्लस कितना विक्टिम कंपनसेशन इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर। इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो इन्होंने बोला कि शांति रिक्वायर्स ऑपरेटर्स टू मेंटेन इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बट एग्जेम्प्ट्स द सेंटर्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, रेंडरिंग क्लियर पब्लिक अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बोला ना कि शांति ने ये तो कहा है कि जो ऑपरेटर्स होंगे वो मेंटेन करेंगे इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ठीक है ना, बट एग्जेम्प्ट द सेंटर्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, लेकिन सेंटर के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको इस चीज से बाहर रखा गया है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर है, जो ऑथर ने बताई हैं। एंड इंडिया का जो न्यूक्लियर गवर्नेंस है अभी भी उसको एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे यहाँ ऑलरेडी अभी जो जो रेगुलेटर है AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि AERB जो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये जो नया बिल आया है उसके थ्रू इसको क्या स्टेटस है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस है, ठीक है ना। दिस इज हैविंग ए स्टैट्यूटरी स्टेटस नाउ, एंड AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड विल हैव द स्टैट्यूटरी स्टेटस, ठीक है ना। एंड वो हमको जो इसका गवर्नेंस है वो और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा बेटर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। लोकसभा पासेस 100% FDI इन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक 74% का FDI हुआ करता था, बट नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 100% इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है ना। याद रखिएगा, पहले तो आई थिंक 26% का हुआ करता था, फिर 74% का हुआ, देन या हाँ देखो लिखा भी है कि FDI लिमिट जो पहले थी हुआ करती तो 26% थी, फिर उसको 49% की गई 2015 में, 2021 में उसको 49 से बढ़ा करके 74 किया गया, एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 100%, ठीक है ना। इसके अलावा देखो लिखा भी है कि द बिल ऑल्सो एम्पावर्स इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI टू डिसगॉर्ज रॉन्गफुल गेन्स फ्रॉम इंश्योरर्स एंड इंटरमीडिएट। तो जो इंश्योरर्स हैं अगर वो रॉन्गफुली कुछ गेन करते हैं तो फिर वो जो IRDAI है वो पूरा वो कर लेगा उसको। रुपए की हालत खराब होती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, तो
मैंने हालांकि आपको रीजंस बताए थे पहले, तो देखो कि रीजंस क्या होते हैं, इंटरनेशनल रीजंस होते हैं। इंटरनेशनल रीजंस में जैसे आपका कि प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, अमेरिका वाले सब कह रहे हैं अमेरिका फॉर अमेरिकन एंड ऑल। सेकंड चीज है कि हमारा जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट लाइबिलिटी है, इम्पोर्ट लाइबिलिटी काफी बढ़ गई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, बीच में गोल्ड सिल्वर की इम्पोर्ट लाइबिलिटी। देन थर्ड है कि हमारे जो एफ पी आई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो पूरे इंडिया से भाग रहे हैं बाहर, है ना। तो दैट इज अगेन नथिंग जो कि रुपया को गिराती है, रुपए को वीक करती है, क्योंकि डॉलर बाहर जाएगा कंट्री से तो ऑब्वियस सी बात है हम वीक हो जाएगा हमारा रुपया। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, कल के न्यूज़पेपर की कुछ जो न्यूज आर्टिकल्स रह गई हैं वो दिखा देता हूँ आपको। बात चल रही है ट्रेड डेफिसिट हमारा थोड़ा गिरा है। ट्रेड डेफिसिट गिरने का रीजन एक ये भी है, इसका भी रीजन आपका रुपया गिरना ही है। क्यों? क्योंकि जब रुपया गिरता है ना तो एक्सपोर्टर्स को मजा आता है। किसको मजा आता है जब रुपया गिरता है? तो ये याद कर लो, ये पॉइंट तो याद कर लो, रुपया जब गिरेगा ना तो एक्सपोर्टर्स को हमेशा मजा आएगा, ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि आगे आपका एक्सपोर्ट सस्ता दिखेगा ना दूसरी कंट्री को, तो वो आपके यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ज्यादा खरीदेंगे। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ गया इंडिया का, उसका रीजन कहीं ना कहीं रुपए का गिरना आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि क्यों हमारा ट्रेड डेफिसिट घट रहा है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट मतलब कि आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट जितना बढ़ता जाएगा हमारा ट्रेड डेफिसिट घटता जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इलिसिट कल्टीवेशन ऑफ कैनाबीज की बात है, तो कंधमाल का नाम आया था, कंधमाल। तो कंधमाल याद रखिएगा, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। कंधमाल इज अ डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, जो कि कैनबीज के इलिसिट कल्टीवेशन के कारण परेशान चल रहा है। तो वो न्यूज आर्टिकल यहाँ पे थी जो मेरे को बतानी जरूरी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बायो सिक्योरिटी में हमको क्या करने की आवश्यकता है, ये चीज इस आर्टिकल में आई है। पहली चीज आपको बता दूं, बायो सिक्योरिटी क्या होता है। तो बायो सिक्योरिटी देखो लिखा है, इट रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड सिस्टम डिजाइन टू डिटर इंटेंशनल मिसयूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। तो जब बायोलॉजिकल एजेंट्स के हैंडलिंग या यूज के कारण कोई इशू हो जाए, उसको रोकने के लिए जो मेथड्स हैं वो बायो सिक्योरिटी कहलाती है। बायो हैजार्ड आपको पता होगा, बायो हैजार्ड मतलब कि जो बायोलॉजिकल बींग्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जैसे चाइना वालों ने कोविड फैला दिया था, तो एक तरीके से बायो हैजार्ड है ना। तो इस तरीके से इसको रोकने के लिए जो मेथोडोलॉजी, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है ना। एंड बायो सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो फ्रॉम जो एग्रीकल्चर है, एनिमल है, इन सब के ऊपर ही जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को बचाना है पैथोजन से, है ना, बल्कि एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। बायो सिक्योरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम बायो सेफ्टी, क्योंकि बायो सेफ्टी इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो कि एक्सीडेंटल लीकेजेस ऑफ पैथोजेंस को रोकता है। बायो सेफ्टी इज फॉर एक्सीडेंटल लीकेजेस, लेकिन बायो सिक्योरिटी एक तरीके से इंटेंशनल यूज को रोकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो सेफ्टी वर्सेस बायो सिक्योरिटी। तो बायो सेफ्टी मतलब कि कल को चलो आपको यूज कर रहे हो लैब में और आपसे अनइंटेंशनली कुछ लीकेज हो गया, लेकिन बायो सिक्योरिटी मतलब कि विच इज अ सिस्टम डिजाइन टू डिटर द इंटेंशनल मिसयूज। अगर कोई इंटेंशनली मिसयूज कर रहा हो तो उसको रोकने के लिए जो मेथड्स है उनको बायो सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, इंडिया में हालांकि अभी तो कोई ऐसा बायो सिक्योरिटी का अटैक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी केसेस मिले हैं राइसिन के बनाने के, प्रिपरेशन ऑफ राइसिन। राइसिन याद रखेगा, इट्स अ डेरिवेटिव फ्रॉम कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल से डिराइव किया जाता है, एंड इट्स अ वेरी टॉक्सिन एंड पोटेंशियल यूज इसका टेरर अटैक में किया जा सकता है। याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड बहुत सारी इंडिया ने डेवलप किए हैं रूल्स, जैसे बायो सेफ्टी रूल 1989 बनाए हुए हैं, एंड स्पेसिफिक गाइडलाइंस 2017 में रिलीज की हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च एंड बायो कंटेनमेंट के रिगार्डिंग। देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी डिटेल्ड गाइडलाइन है कि बायोलॉजिकल डिजास्टर्स के केस में क्या किया जाए। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो कि एम्फेसाइज करती है बायो सिक्योरिटी, जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन सब का भी पार्ट इंडिया है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी, है ना। लेकिन फिर भी हमारी जो रैंक है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में वो बहुत अच्छी नहीं है, तो हमको और प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। तो अच्छी बात है। शांति बिल टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है 3% के आसपास है। देन बिल प्रपोजेज रिवाइज्ड एंड प्रैग्मेटिक सिविल लाइबिलिटी फ्रेमवर्क एंड कन्फर्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जो कि हो सकता है रेगुलेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा, आई होप आपको मजा आया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।